हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का पर्सनालिटी 10.6 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने पर्सनालिटी 10.6 में क्वेश्चन 6 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग फिगर बनाएंगे और फिर जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए कहा है यदि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण, पहले तो हमको चक्री चतुर्भुज बनाना है, एक वृत्त बनाएंगे। देखिए चतुर्भुज में जो चक्री चतुर्भुज बनाएंगे वो कैसे बनता है। वृत्त पर हम लोग कोई 4 बिंदु लेते हैं, वृत्त पर कहीं भी हम लोग कोई 4 बिंदु ले लेते हैं और उन चारों बिंदुओं को जब हम लोग मिला देते हैं ऐसे, तो ये जो चतुर्भुज बनता है ये चतुर्भुज कहलाता है चक्री चतुर्भुज। अब देखिए ये चक्री चतुर्भुज हो गया, 4 बिंदु हमने मान लीजिए ए बी सी और डी को लिया और उसको मिला दिया तो एक चतुर्भुज बना, जो ये कहलाएगा चक्री चतुर्भुज। तो कहा है क्वेश्चन में यदि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों। कह रहा है जो चक्री चतुर्भुज के जो शीर्ष ये विकर्ण होंगे, विकर्ण कहते हैं ये को कहेंगे, ए से सी को मिला देंगे और बी से डी को जो मिला देंगे तो ये होता है विकर्ण। तो कह रहा है चतुर्भुज के जो विकर्ण है उसके शीर्षों से, ये शीर्ष कहलाते हैं, उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों। ये जो दोनों विकर्ण है इसको क्या कह रहा है, व्यास है। व्यास है मतलब यहाँ पर केंद्र होगा। व्यास आप लोग जानते हैं जो केंद्र से होकर जो जीवा खींची जाती है वही व्यास कहलाता है। तो व्यास हो गया। तो सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। जो ये ए बी सी डी आप लोगों को दिख रहा है चक्री चतुर्भुज, इसको सिद्ध करना है कि ये आयत होगा। हम लोग आयत सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। मतलब ए और सी को जोड़ेंगे तो 180 होगा, बी और डी को जोड़ेंगे तो 180 होगा। लेकिन आयत में क्या होता है, आयत में ये प्रत्येक कोण जो होंगे 90-90 के होंगे। अगर हम लोग यही सिद्ध करते हैं कि ये भी कोण 90, ये भी चारों 90-90 के हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, एक आयत है। तो यही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में देखिए क्या दिया, एक चक्री चतुर्भुज और उसके विकर्ण वृत्त के व्यास हैं, ये दिया हुआ। तो यही हम लोग लिखेंगे ज्ञात है में लिखेंगे चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, चक्री चतुर्भुज भी दिया हुआ है तो चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी और उसके विकर्ण भी दिए, तो दोनों को हमने कहीं में लिखा है चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण एसी तथा बीडी, एसी तथा बीडी जो वृत्त के व्यास भी हैं। यहां लिख लेंगे, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्त के व्यास हैं तो हमने लिख लिया वृत्त के व्यास भी हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन में इतना दिया हुआ, हम लोगों को अब लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, यहां हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, वह एक आयत है। मतलब ए बी सी डी एक आयत, हमको ये सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है। अब आयत हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, यहां हम लोग लिखते हैं प्रमाण।
तो देखिए हमको इसको आयत सिद्ध करना है। आयत में आप लोग जानते हैं कि सभी कोण 90 अंश के होते हैं। पहले तो हमको ये दिखाना होगा, दूसरा क्या दिखाना होगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। आयत में यही होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ कह सकते हैं, देखिए जब ये एक व्यास दिया हुआ है DOB, एक व्यास है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ का कोण 90 अंश होगा। आप लोग एक प्रमेय पढ़ चुके हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक व्यास खींच दें और इस व्यास द्वारा जो वृत्त के किसी बिंदु पर ऐसे कोण बनता है, ये 90 अंश का होता है। आप लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यहाँ जो कोण बनेगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो व्यास है, इससे यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये 90 अंश का बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण हुआ। इसी तरह से ये व्यास है तो यहाँ 90 अंश होगा, ये व्यास है यहाँ 90 अंश होगा, ये व्यास है तो यहाँ 90 होगा, सभी कोण 90 अंश के होंगे। तो ये हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखेंगे चूंकि AOC व्यास है, हम लोग लिखेंगे चूंकि AOC व्यास है, इसलिए देखिए AOC जब व्यास है तो व्यास द्वारा देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है और व्यास द्वारा यहाँ पर कोण बन रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कोण B और कोण D कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण B तथा कोण D बराबर 90 अंश। कोण B तथा कोण D बराबर 90 अंश। हम लोग यहाँ कारण लिखेंगे क्योंकि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। इस वजह से देखिए ये क्या हो गया, कोण B तथा कोण D दोनों हो गए 90 अंश के। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये व्यास था तो ये 90, अब ये व्यास है DOB, हम लोग लिखेंगे तथा चूंकि BOD व्यास है, BOD व्यास है। अब देखिए जब BOD व्यास है तो BOD के द्वारा यहां पर बन रहा है कोण और इसी के द्वारा यहां पर बन रहा है कोण, ये भी 90 होंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण A तथा कोण C बराबर 90 अंश, मतलब A और C दोनों 90 अंश के होंगे। कारण यही लिखेंगे आप लोग क्योंकि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। अब जब ये आप लोगों ने लिख लिया तो ये क्या हो गया, यहां से ये पता चला कि चारों कोण हो गए 90 अंश के, ABCD सभी 90 अंश के हो गए। तो 90 अंश का होने का मतलब किसी भी चतुर्भुज में जब सभी कोण 90 के हो जाएं तो दो चीज हो सकता है, या तो ये वर्ग हो सकता है या तो आयत हो सकता है। अब कैसे जानेंगे कि वर्ग होगा कि आयत होगा, तो आयत होने के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होना जरूरी है। अब आमने सामने की भुजाएं बराबर कैसे कर सकते हैं, हम लोग दो त्रिभुज लेंगे और इसको दिखा दें, अगर दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं AB बराबर है CD के। इसी तरह से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेकर सर्वांग सम दिखाएं तो कह सकते हैं, तो हमको करना पड़ेगा। हम लोग पहले ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेते हैं, लिखेंगे AOB तथा COD में हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमको दिखाना है ये दोनों बराबर, तो सर्वांग सम दिखाना होगा। सर्वांग सम दिखाने के लिए तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इस त्रिभुज का अगर हम लोग OA ले लें तो इस त्रिभुज का हम लोग OD या OC भी ले सकते हैं, कोई भी, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं OA बराबर
OA बराबर, ये OA हमने ले लिया तो इसका ले लेते हैं OC, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होंगे वृत्त के। इसी तरह से जब OA बराबर हमने OC ले लिया, फिर ये बीच वाला कोण बराबर हो जाएगा। हमने आप लोगों को बताया था जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। आमने सामने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ का कोण यहाँ के कोण का बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ के कोण को लिखेंगे AOB और वहां के कोण को COD। हम लोग लिखेंगे कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। कारण क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए दो चीजें बराबर हो गई। अब तीसरी हम लोग क्या बराबर कर सकते हैं? हमने ये इसके बराबर कर लिया, ये कोण हमने इसके बराबर कर लिया। अब इसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं, OB बराबर OD। हम लोग लिख सकते हैं OB बराबर OD। कारण त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या बराबर होंगे। अब तीन चीजें जब बराबर हो गई तो हम लोग दोनों त्रिभुजों को कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज COD के। त्रिभुज COD के किस रूल से? भुजा कोण भुजा। किस रूल से? भुजा कोण भुजा द्वारा। अब देखिए जब सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम के बाद सभी संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए AB बराबर होगा किसके? CD के। अब जब दोनों बराबर हो गए किस कारण से? तो लिखेंगे CPCT द्वारा। अब देखिए एक तो हमने कर लिया बराबर AB और CD को। अब हम लोगों को करना होगा AD और BC को बराबर, तभी हम लोग आयत कर सकते हैं आमने सामने बराबर। तो हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार, लिखेंगे इसी प्रकार AD बराबर कौन होगा? BC। हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार AD बराबर कौन होगा? BC। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः ABCD एक आयत है। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये आयत कब हुआ? जब इसके सभी कोण 90-90 को हो गए। अब 90-90 के होने का मतलब वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। तो हमको आमने सामने बराबर करना जरूरी था। जब भुजाएं आमने सामने की बराबर हो गई तो हम लोग कह सकते हैं कि आयत है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। तो पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। कह रहे हैं एक समलंब की। समलंब आप लोग जानते हैं कैसे होता है? समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और दूसरा असमांतर हो। मतलब ये देखिए आमने सामने का समांतर है, ये दोनों असमांतर। हम लोग लिख लेते हैं ये एक समलंब है ABCD। अब देखिए कह रहा है यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों, ये जो दोनों असमांतर भुजाएं हैं ये दोनों को दे दिया है कि ये दोनों बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। अब सिद्ध क्या करना है कि ये जो समलंब है एक चक्रीय है। चक्रीय सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको ये दिखाना होगा कि आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180। चक्रीय होने का मतलब अगर हम लोग एक वृत्त बनाए तो वृत्त इन्हीं चारों बिंदुओं से होकर जाए। तो ऐसे कब हो जाएगा? ऐसे होगा ये चक्रीय कब कहलाएगा? जब आमने सामने के कोण, ये जो सम्मुख कोण होंगे इनका योगफल 180 हो जाए।
या इसका और इसका योगफल 180 हो जाए, तभी हम लोग कहेंगे कि ये चक्रीय है। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले हमको रचना करना होगा। देखिए यहां से हम लोग एक लंब खींचेंगे और एक यहां से हम लोग लंब खींचेंगे। मान लीजिए यहां से हमने लंब खींचा P और यहां लंब हमने खींच लिया Q। ध्यान दीजिएगा आप लोग, लंब खींचने से क्या होगा, अब यहां पर देखिए दो त्रिभुज बन गए हैं। हम लोग अब इसी का यूज करेंगे और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, ये दोनों से असमांतर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, देखिए ज्ञात है हम लोग क्या लिखेंगे, एक समलंब दिया है तो हम लोग लिखेंगे एक समलंब ABCD जिसकी असमांतर भुजाएं, ये जो असमांतर भुजाएं हैं कौन कौन, AD और BC, ये दोनों बराबर हैं। असमांतर भुजाएं AD बराबर दिया है क्या, BC। ये क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। सिद्ध करना है यह एक चक्रीय है, हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है में ABCD एक चक्रीय है, ABCD चक्रीय है। अब हम लोग रचना लिखेंगे, रचना किए हैं तो रचना हमने क्या किया है, DP और CQ लंब खींचा है किस पर, AB पर। हमने लिखेंगे हम लोग क्या, DP तथा CQ लंब, DP तथा CQ लंब AB खींचा। इसका मतलब ये हुआ DP और CQ हमने लंब खींचा किस पर, AB पर। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण लिखेंगे। अब प्रमाण में हम लोगों को हल करना है, हमको ये बराबर करना है, मतलब बराबर क्या, हमको ये करना है कि कोण D और प्लस कोण B बराबर 180 हो, या कोण A और प्लस कोण C भी 180 हो। तभी सम्मुख कोण जब 180 होंगे तो हम लोग कह सकते हैं एक चक्रीय है। यहाँ पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, पहले तो हम लोग दोनों को दिखा देते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम जब हम लोग करेंगे फिर हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज APD तथा QBC में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज APD तथा QBC में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमको सर्वांगसम दिखाना, तीन चीजें बराबर करनी है। तो एक तो देख रहे हैं आप लोग, ये AD के बराबर BC क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। एक दूसरा चीज यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं 90 अंश का कोण बन रहा है। और एक तीसरा चीज क्या है, ये DP और CQ लंब है, जब दो समांतर रेखाओं के बीच लंब रेखाएं खींचेंगे तो आपस में बराबर होते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे AD बराबर कौन होगा, BC। कारण क्या लिखेंगे, ज्ञात है, क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। तो ये तो ज्ञात है AD के बराबर BC। दूसरा चीज ये 90 हमको लिखना जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब RHS वाला रूल लगाते हैं तो कोई दो ही चीजें बराबर होनी चाहिए, एक तो कर्ण और एक कोई भुजा। तो हम लोग लिख सकते हैं
ये डीपी और सी क्यू बराबर होंगे। हम लोग लिखेंगे डीपी बराबर सी क्यू। कारण यहां पर क्या लिखेंगे, डीपी बराबर सी क्यू, दोनों लंब हैं और समांतर रेखाओं के बीच हैं, तो हम लोग यहां कारण लिखेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच की लंब रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं, ये कारण हम लोग लिख लेंगे कि दो समांतर रेखाओं के बीच जितने भी लंब खींचे जाएंगे वो सब आपस में बराबर होंगे। अब दो ही चीजें जब बराबर हो गया तो ये एक कोण बराबर है 90 अंश, तो हम लोग RHS कह सकते हैं। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज APD सर्वांगसम होगा त्रिभुज QBC। कारण क्या लिखेंगे, RHS द्वारा। अब देखिए तो RHS द्वारा ये सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम होने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए हम लोग लिख सकते हैं कोण A के बराबर कौन, कोण B लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण A बराबर कोण B। ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने लिखा कोण A के बराबर कौन, कोण B। अब देखिए इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये सर्वांगसम जब हो गए तो CP CT द्वारा हम लोग लिख सकते हैं, CP CT द्वारा दोनों बराबर हो गए, सर्वांगसम दोनों त्रिभुज हो गए तो ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे, संगत भुजाएं भी। तो इस तरह से हमने A और B ले लिया। अब आप लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक रूल आप लोग जानते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये AB और CD दोनों समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा हो गई। यहाँ पर हम फिगर ऐसे बनाते हैं कुछ, इसको मान लीजिए हम लोग मिटा देते हैं ऐसे, तो कुछ इस तरह का यहाँ फिगर बनेगा। ये मान लीजिए D है, यहाँ C है, यहाँ A है और यहाँ पर क्या है, B है, ऐसे है। यहाँ पर क्या है, B है। अब देख सकते हैं आप लोग ये जो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो आप लोग जानते हैं ये अंतः कोणों का योगफल होता है 180। अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, ये दोनों अंतः कोण कहलाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं A + D बराबर 180। तो हम लोग लिखेंगे, अभी यही हम लोग कारण यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ से लिखते हैं, देखिए हम लोग लिखेंगे अब DC और AB समांतर है। हम लोग लिखेंगे चूंकि ये जो AB है ये समांतर है किसके, DC के समांतर है। अब जब समांतर है तो कोण A और कोण D होंगे अंतः कोण होंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण A और प्लस कोण D। कोण D पर देखिए दो कोण बने हैं तो हम लोग केवल D नहीं लिख सकते हैं, D का नाम लिखना होगा तो ADC लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं AB और DC जब समांतर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण ADC बराबर हो जाएंगे 180 अंश। यहाँ कारण लिखना होगा अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। हमने आप लोगों को ये बताया हुआ है पहले। अब देखिए जब A + ADC 180 अंश हो गया, इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हम लोग A के जगह पर रख सकते हैं B। देखिए यहाँ A हम लोग B रख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कोण A के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं B, तो कोण B प्लस कोण ADC
सी बराबर हो जाएगा कितना 180 अंश। आप लोग देख सकते हैं फिगर में कोण बी और प्लस कोण ADC मतलब ये वाला कोण सम्मुख कोण होगा 180। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं A प्लस सी बराबर 180। हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण A प्लस ये C को लिखना होगा तो DCB लिखेंगे। DCB बराबर 180 अंश। अतः अब जब सम्मुख कोण 180 हो गए अतः हम लोग क्या कह सकते हैं ABCD चक्रीय है। अतः हम लोग कह सकते हैं ABCD चक्रीय है। ये हम लोगों को क्या करना था प्रूव करना था, तो इस तरह से प्रूव कर देंगे। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।